पास्ट लाइफ में जाकर और ये देखना है कि मेरे बुरे कर्म कौन से थे, ये कैसे संभव है। थेरेपिस्ट होता है जो उसके सबकॉन्शियस में है, जो वो फील कर रहा है वो वही आपको ले जाता है, और जो जातक होता है वो इन्फ्लुएंस के अंदर वो वही बोलता है जो थेरेपिस्ट के सबकॉन्शियस में। इसको हम हिप्नोसिस थ्योरी भी कहते हैं। आप देखेंगे जो ये बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ था, इनकी नॉर्मल डेथ नहीं हुई है, हमने इनकी सोल से बात की है, तो व्हाई आरंट यू हेल्पिंग दी सीबीआई एजेंसीज की हेल्प कर दीजिए ना साहब। हमारी कुंडली में जहां पर भी राहु स्थित होते हैं जिस घर में, उसके प्रति हमारे को अपने कर्मों को सुधारना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, तभी हम अपनी परेशानियों से बाहर आएंगे, नहीं तो हम तह जीवन परेशान ही रहेंगे। ऐसे जातक जिनका भी केतु सेकंड हाउस में, उसने पिछले जन्म में अपने फाइनेंसेस का दुरुपयोग किया, पैसे वाला था लेकिन बहुत केयरलेस अप्रोच लगाई, उसकी फैमिली से उसको बहुत प्यार मिला लेकिन उसने केयर नहीं करी। क्या योगी आदित्यनाथ की कुंडली देखकर आप बता सकते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या थे? बिल्कुल तिवारी जी, योगी जी की कुंडली बिल्कुल देखिए, इतना चर्चा में रहते हैं। अनिल अंबानी की पास्ट लाइफ में चलते हैं तिवारी जी। इनकी जब पास्ट लाइफ में देखा, ही वॉज अ वेरी हाईली प्रोफाउंड ट्रेडर। ये पिछले जन्म में भी एक बहुत अच्छे ट्रेडर थे। मुकेश अंबानी की जो हमने पास्ट लाइफ देखी, उसमें क्या देखा? उसमें ये देखा जी कि ये एक केयर टेकर थे, या यूं मान लीजिए एक ट्रैवलर थे जो बच्चों को गुरुकुल लेके जाया करते थे। अचानक से अक्षय खन्ना इतना पॉपुलर हो गए। अगर मैं अक्षय खन्ना के बारे में आपसे पूछूं, क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं? तिवारी जी, अक्षय खन्ना जो है वो कन्या राशि के हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या राहुल गांधी की जन्म कुंडली देखकर आप बता सकते हैं कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म ऐसे करे थे कि उनको इस जन्म में सफलता नहीं मिली, या वो राजा का राज सिंहासन नहीं प्राप्त कर सके? पास्ट लाइफ यानी कि पुनर्जन्म। बहुत सी मूवीज़ बनी, हिंदी फिल्म सिनेमा में कई ऐसी पिक्चरें आईं जिनमें दिखाया गया कि हमारा पुनर्जन्म होता है, हीरो पुनर्जन्म लेके आता है और अपना बदला लेता है। मुझे याद आ गई, कर्ज एक मूवी आई थी ऋषि कपूर की, जिसमें कि उनका पुनर्जन्म होता है और वो अपनी प्रेमिका यानी पहले जन्म की प्रेमिका से बदला लेते हैं। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ भी हैं, बहुत सी स्टोरीज ऐसी आईं जिसमें बच्चे बताते हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ, पहले वो कहाँ पे पैदा हुए, वहाँ पे ले जाके उनसे पूछा गया तो वो घटनाएं कुछ सत्य निकली, और जब उन पे रिसर्च किया गया तो भी वो प्रमाणित हो गई। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में हैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट अभय खन्ना जी। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। राधे राधे। ये जब मुझे मिले और मैंने इनसे बात करी, आजकल एक थेरेपी बहुत पॉपुलर हो रही है जिसको हम PLR थेरेपी कहते हैं, यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। एक सीरियल आता था, आपने देखा भी होगा, राज पिछले जन्म में। उसमें लाइव दिखाते थे कि एक मैडम थी और वो मेडिटेट कराती थी, और उसमें व्यक्ति अपने पिछले जन्म में जाता था और वो सारी कहानी बताता था कि मेरा इस तरह से मेरी मृत्यु हुई, मैं यहाँ पे पैदा हुआ, मेरी ये फैमिली थी, मुझे मार दिया गया, जो भी है। ये थेरेपी फिर प्रचलन में आ गई और आज कई लोग ये PLR थेरेपी करते हैं। कई बार मेरे भी मन में डाउट आया कि ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, ये जो बता रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड है और वही प्रमाणित है। जब ये प्रश्न आए मेरे मन में और मेरी इनसे बात हुई, तो अभय जी ने मुझे बताया कि सर, आपकी जो जन्म कुंडली है वो देखकर ही मैं बता सकता हूं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, क्या काम करते थे, और आपने कौन से ऐसे बुरे कर्म करे हैं जिनकी वजह से इस जीवन में आपको दिक्कतें आ रही हैं, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आज अभय जी से मैं ये जानूंगा कि ये कुंडली देख के कैसे बता सकते हैं कि पिछले जन्म में कौन क्या था, और उसका साइंटिफिक बेस क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आज मैं चर्चा करने वाला हूं अभय जी से। तो अभय जी, सबसे पहले तो ये समझाइए मुझे, पास्ट लाइफ में जाकर और ये देखना है कि मेरे बुरे कर्म कौन से थे, ये कैसे संभव है? तिवारी जी, आपने तो आज पहली बॉल पे छक्का मार दिया। अरे मजा आने वाला है। हाँ। क्योंकि देखिए, मैं जब ऑकल्ट साइंस या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इस फील्ड के अंदर आ रहा था ना, तो मैं एक नॉन बिलीवर के फॉर्म में आया था। हाँ। अभी जैसे मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, मैं एक एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ। तो मैं एक वैसा बंदा हूँ जो पहले अगेंस्ट द टॉपिक जा रहा था, और सडनली आज मैं आपके सामने बैठा हूँ।
क्योंकि मुझे समझ में आया कि इसकी जो इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है, इसकी रूट्स, इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं और ये हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। लेकिन यहीं पर ही आजकल क्या चर्चा में आया, एक पॉडकास्ट का कल्चर आया और इस पॉडकास्ट कल्चर का महत्व क्या था कि हम सबके आगे अपनी नॉलेज को स्प्रेड करें, लोगों को बताएं कि अगर ऑकल्ट साइंस के अंदर कितनी ताकत है। लेकिन आज ये सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन, वायरल होने के टॉपिक्स के ऊपर ये कंसेप्ट ज्यादा जाता चला जा रहा है। और इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि विदाउट एनी बेस हम कुछ भी, जो हमारे सबकॉन्शियस में हम कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं क्योंकि हमें वायरल होना है। तो आपको एक एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहिए, आपको एक कंटेंट क्रिएटर चाहिए अपने चैनल पे जो इतना अच्छा कंटेंट बनाए कि जिससे हम वायरल हो। तो ये साइंस कहाँ रही, ये तो एक आप यूट्यूब की दुनिया में चले गए, तो यहाँ पर हमें घूमना नहीं है। तो मैं जब पास्ट लाइफ रिग्रेशंस और इसकी वीडियोस के गो थ्रू कर रहा था, थोड़ा बहुत लोगों की बातें सुनी, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आए। सबसे पहला प्रश्न कि अभी हाल ही में मैंने किसी की वीडियो सुनी है, चश्मा लगाते हैं, और वो बोले कि शाहरुख खान को इतना सक्सेस जानते हैं क्यों है? क्योंकि वो पिछले जन्म में मौलाना थे। अच्छा। अब मेरा यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है तिवारी जी, हाँ, कि शाहरुख खान पिछले जन्म में मौलाना थे, क्यों? पंडित क्यों नहीं हो सकते? ये कहाँ लिखा है या ये क्यों पॉसिबल है कि जो आपकी जाति, धर्म पिछले जन्म में था वही आप सेम इस जन्म में लेके आओगे? ऐसे तो 84 लाख योनियां हमें मिलती हैं, तो उसके अंदर आपका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। और इस्लाम में तो मानते भी नहीं है पुनर्जन्म को, फिर वो उन्होंने विश्वास नहीं करते हैं। फिर उन्होंने एक बात और बोली कि जो हमारे मोदी साहब हैं ये भीष्म पितामह थे। अच्छा, ये मौलाना क्यों नहीं हो सकते? हाँ, तो यहाँ पर ना बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके अंदर ऑथेंटिसिटी उतनी ज्यादा है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो थेरेपिस्ट होता है, जो उसके सबकॉन्शियस में है, जो वो फील कर रहा है, वो वही आपको ले जाता है। और जो जातक होता है वो इन्फ्लुएंस के अंदर वो वही बोलता है जो थेरेपिस्ट के सबकॉन्शियस में है। राइट। इसको हम हिप्नोसिस थ्योरी भी कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ अपना, क्योंकि मैंने भी अपना PLR कराया था जी। और मुझे बड़ा मतलब रोचक लगता है कुछ नया जानने को, समझने को। जब मेरी PLR थेरेपी वो कर रहे थे तो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आप ऐसा करिए, आप यहाँ गार्डन में हैं, आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, ये वो, और फिर वो ले जाते हैं, फिर कहते हैं आपको देखिए दिख रहा है सामने कोई खड़ा है। अब जब मैं कर रहा था तो मेरे मन में तो वही थॉट था, अब देखिए आपको कोई दिख रहा है सामने, तो आप कुछ इमेजिन करोगे कि सामने कोई खड़ा हुआ है, अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आप घास पे चल रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो जैसा चाह रहे हैं और जहाँ ले जाना चाह रहे हैं उसी तरह से वो मुझसे बुलवा रहे हैं और मुझे लेके जा रहे हैं। तो मेरा भी थोड़ा सा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जो करवाने के पहले थे क्वेश्चन मार्क, वो बढ़ गए, मुझे क्लैरिटी नहीं मिली। तिवारी जी, और तो और आजकल ऑनलाइन रिग्रेशन भी हो रही है, आपको हाँ, आने हाँ, की जरूरत भी नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर आज मुझे वायरल होना है तो मुझे बस यही बताना है कि मैंने इस बॉलीवुड एक्टर की मृत्यु के बाद इसकी पास्ट लाइफ करी, इसकी सोल से मैंने बात करी, इसका जो है वो मर्डर नहीं हुआ था। कितने लोग आप देखेंगे जो ये बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ था, इनकी नॉर्मल डेथ नहीं हुई है, हमने इनकी सोल से बात की है। तो व्हाई आरंट यू हेल्पिंग द CBI एजेंसीज की हेल्प कर दीजिए ना साहब। क्योंकि आपको एक ऐसा कंटेंट देना है जो प्रचलन में है, जो चल रहा है। ऐसा बोलने से हम अट्रैक्ट कर जाएंगे। अब जब बेचारे लोग भोले भाले होते हैं, मैं तो खुद सताया था इस फील्ड का, इसलिए मैं इसमें आया तिवारी जी। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया था एक एस्ट्रोलॉजर की वजह से। अच्छा। तो मैं इसके अंदर कूद गया कि मैं कोई ये फील्ड खत्म करनी है, और मेरे अंदर 0.1% भी आज की डेट में ऐसा नहीं है अपनी जानी कि हम किसी को मिसलीड करें। और जब मैं ये चीजें देखता हूं तो समझ में नहीं आती है कि आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक बार के लिए आप थेरेपी कर रहे हैं, आप लेके जा रहे हैं, आप उसको क्योर कर रहे हैं एक हेल्दी वे में, मान लेते हैं। आप यहाँ पर ऑनलाइन भी करना स्टार्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो टॉपिक्स पकड़े जो प्रचलन में थे, आपने अपने आप को वायरल कर लिया, और अब आप लोगों को गाइड कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस के थ्रू। आप थोप रहे हैं उन पे वो चीजें जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। और तो और लोगों को इतना भी देखा है, जो 256 लाइफ पीछे, 40-50 लाइफ पीछे तो हर कोई आम ही चला जाता है, उसके लिए कोई बहुत प्रैक्टिस की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन कोई जो अभी तक का मैंने देखा है वो 256 लाइफ पीछे गया है। तो मुझे तो लगता है कि शायद ये भीष्म पितामह से भी आगे हैं, क्योंकि वो भी 100वें के बाद पीछे नहीं जा पाए थे। उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण की जरूरत पड़ी। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि 256 जन्म वो देख चुके हैं, और बड़े मतलब दावे से कहते हैं। मैं जब गया तो मैंने वहां पर देखा कि मैं महाभारत के युद्ध में लड़ रहा था।
करेक्ट। तो तिवारी जी इसका बेस क्या है? क्या पिछला जन्म नहीं होता है? मैं हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। देखिए ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, अलग अलग धर्म में अलग अलग बातें बोली गई, लेकिन ऑथेंटिक क्या है? अगर आप हमारे ग्रंथों में चलेंगे, जो भी आज हम बात करेंगे ना तिवारी जी, वो हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अपने पुराणों के बेसिस पे, क्लासिक एंशिएंट टेक्स्ट्स। क्यों? उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि मैं क्यों उन पे सरेंडर किया और क्यों मेरी निर्भरता उन पे बढ़ गई। व्हाई आई एम डिपेंडेंट ऑन ऑल द क्लासिक्स। तो देखिए ऐसा है कि कर्म विपाक एक हमारी ऐसी एंशिएंट क्लासिक है जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं कि आपके क्या पिछले जन्म के कर्म हैं जिस वजह से आप इस जन्म में सफर कर रहे हैं। सफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दी डिवाइन एनर्जी, परमात्मा चाहते हैं कि आपको ये जन्म मिला है, आप अपने कर्म को बैलेंस कीजिए और लिबरेट हो जाइए, गेट फ्री फ्रॉम दिस चक्र ऑफ जीवन एंड मृत्यु। अच्छा, मोक्ष को प्राप्त हो जाए। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हम वो करते हैं? वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब यहां पर हर एक ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में बैठे हैं और उस नक्षत्र की सबकी एक कथा बताई गई, एक पूरा बेस बताया गया। ऐसे ही हाल ही में मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूं। तो तिवारी जी जैसे आप हैं, आप ही के जैसे एक मित्र मेरे पास बैठे थे और ऐसे ही बोला कि अभय जी कुछ मेरे पिछले जन्म के बारे में बताओ। तो मैंने सिंपली एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, कुंडली के माध्यम से उनको सिर्फ दो बातें बोली कि पिछले जन्म में आप एक व्यापारी थे, एक ट्रेडर थे जो इतने ज्यादा व्यस्त थे अपने काम में, क्योंकि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा सुखद जीवन देना चाहते थे। आपने अपना जीवन गरीबी में बिताया था, इसलिए आप इतने ज्यादा व्यस्त रहते थे अपने कामों में कि आप अपनी बेसिक ड्यूटी से हट गए। आपके माँ बाप के लास्ट समय में भी आप उस समय में उनके जीवन में प्रेजेंट नहीं थे। हालांकि यहां तक आप इतने ज्यादा व्यस्त थे अपने काम में कि उनके लास्ट राइट्स भी आपने बहुत अच्छे से नहीं निभाए। इस जन्म में, अब नाउ दिस इज द प्रूफ, इस जन्म में यू विल बियर ऑन द अकाउंट ऑफ अ चाइल्ड। अच्छा, आपको बच्चा होने में या बच्चे से संबंधित परेशानी आएगी ही आएगी। मैं अभी कुछ आगे बोलता, उन्होंने बीच में ही मुझे रोक दिया। बोला भैया ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना अपने जीवन के प्रश्न के सारे उत्तर मिल गए। कहते हैं कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और हम बच्चे के लिए ऐसा कोई दर नहीं जहां हमने अर्जी ना लगाई हो। अच्छा, और साथ में कहते हैं मुझे नहीं पता है कि मेरा कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस 2, 2.5, 3 साल मैक्सिमम, इतना चलने के बाद क्यों रुक जाता है और मैं फ्री हो जाता हूं। वेला मेरे पास कोई काम ही नहीं है। 6, 8, 10 महीने में घर में ऐसे ही बैठा रहता हूं विदाउट एनी वर्क। तो क्यों? क्योंकि आपके वो पेंडिंग कर्मास हैं जो आप पीछे छोड़ के आए। जब तक हम इन्हें करेक्ट नहीं करेंगे, इनके सही बेसिस का सोल्यूशन नहीं करेंगे, आप इस जीवन में ये परेशानी फेस करते रहेंगे। और कहते हैं मुझे क्या लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना नजर लग गई है, मेरा काम पीक पे जाता है और पीक पे जाते ही एकदम से बंद हो जाता है, शायद नजर लग गई इसलिए मेरा काम खत्म हो गया। कई प्रोफेशंस चेंज कर चुके हैं, कई प्रोफेशंस। अच्छा, ये नजर लगने का भी बड़ा मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे लगती है ये नजर। आपको लगी कभी? आप मानते हैं तिवारी जी नजर में? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। चलिए, मेरी माँ मानती थी। चलिए मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। देखिए नजर होती है या नहीं होती है, ये एक डिबेट का टॉपिक है। हाँ। लेकिन असुरी कल्प, ये एक क्लासिकल एंशिएंट टेक्स्ट है जिसका वर्णन अथर्ववेद में आपको मिलता है। वहां पर नजर दोष, असुरी या शक्ति, नेगेटिव एनर्जीज, इसके बारे में बड़ी विस्तार से वर्णन किया गया है। और यहां तक कि उसके उपाय, प्रोटेक्शंस क्या आपको लेनी चाहिए जिससे आपको नजर ना लगे, इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल्ड में बताया गया है। और तो और तिवारी जी ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि हम बोलें कि हम इंडिया में हैं, हम अरे अब एजुकेशन किसी स्तर पे पहुंच गई है, हम आज तक इन्हीं बातों में घूम रहे हैं। यहां तक कि इनका यूज अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, रोम, ग्रीक सभ्यता में अभी तक होता है विच क्राफ्ट के नाम से। अच्छा, इसमें लोगों की अपनी एनिमी को डिस्ट्रॉय करना, अपनी डिजीज को दूसरे की बॉडी में डाल देना, ऐसे कई प्रैक्टिसेस की जाती हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है, इसका साइंटिफिक दृष्टिकोण क्या है। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ज्यादा क्लियर है। हिप्नोसिस, जो हिप्नोटिज्म एक थ्योरी होती है, उसमें साइंस ने काफी डिटेल्ड में रिसर्च करी है और उन्होंने ये पाया कि हिप्नोटिज्म के थ्रू आप किसी का भी माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कॉन्शियसली, जब आपका सब्जेक्ट है सामने वाला आपको अग्री कर रहा है, तो आप सिर्फ उसको हेल्प कर सकते हो थ्रू थेरेपीज। आप उसके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा बताया जा गया साइंस के थ्रू। लेकिन आप गूगल कर लीजिए, आपको कितनी वारदात मिलेंगी ऐसी जिसमें चोरी डकैती हुई है, हिप्नोसिस के थ्रू हिप्नोटाइज किया गया। अभी हाल ही में एक केस आया था, एक ज्वेलर अपने हाथों से, जो बदमाश आए थे उन्होंने उसको ऐसा हिप्नोटाइज किया, अपने हाथों से सारी ज्वेलरी निकाल के दे रहा है। तो ये कैसे है?
ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। जब तक विज्ञान किसी चीज पे, सो कॉल्ड साइंस किसी चीज पे रिसर्च करके उस पे स्टैंपिंग करती है, शायद तब तक हम बहुत लेट हो चुके होते हैं। आज आप मुझे एक बात बताइएगा, हम ये सब जानते हैं कि वराह अवतार हुए थे, हमारे पुराणों में लिखा गया। सन 2010 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हुई है कि 3.2 to 4 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर। जो पृथ्वी है वो जल में थी। अब जब इनके पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इतने महंगे महंगे टूल्स आए, तब इन्होंने ये बात मानी। हमारे पुराणों में कब लिखा गया? तो अगर मैं आपके साथ 18वीं सदी में पॉडकास्ट कर रहा होता तो क्या आप मेरी बात मानते? क्योंकि आप तो साइंस को मानते हैं। और वहीं पर ही देखा जाए तो सूर्य सिद्धांत, उसके अंदर अर्थ की डायमीटर को बताया गया है। अर्थ का डायमीटर कितना है, अर्थ से डिस्टेंस मून और सन का कितना है, आपने तो अभी अभी डिस्कवर किया है इसको। आपकी साइंस तो अभी इस बात को मानी है। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि जब तक साइंस उस पर स्टैंप नहीं लगाती तो वो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो यहां थोड़ा सा हमें एक वो चीज, ठीक है, एग्री करता हूं आपकी बात से। और साइंस भी इस बात को कहता है, साइंस किसी भी चीज़ को नकारता नहीं है। ये बड़ा अच्छा मुझे किसी साइंटिस्ट ने बोला था कि तिवारी जी, आप नकार सकते हैं कि भूत नहीं होते हैं, प्रेत नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन हम नहीं नकारते हैं। हम कहते हैं ठीक है, आपने कहा ये होता है, मैं उस पर रिसर्च करूँगा और फिर उसको फाइंड करके निकालूंगा होता है कि नहीं होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा और प्रूफ करूंगा। तिवारी जी, बात सबसे बड़ी यही है कि हमें ना वहमों में नहीं पड़ना है। अब जैसे हमने बोला नजर, अब इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब किसी के भी, कोई आपके पास आया, उसने अपनी कुंडली दिखाई, अपनी कोई परेशानी बोली, आपने सुनी नहीं है, आपका फिक्स्ड माइंडसेट है कि इसको बोलना है, तेरे पे किसी ने कुछ किया करा है। इससे क्या वो मुर्गी आपकी जल्दी फंस जाती है, डर दिखा के। योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बहुत सी भविष्यवाणियां करी गई हैं। 2026 में उनके लिए भी बहुत कुछ कहा गया है। यहाँ तक कहा गया है कि मोदी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री अगर कोई हो सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या योगी आदित्यनाथ की कुंडली देखकर आप बता सकते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या थे? बिल्कुल तिवारी जी, योगी जी की कुंडली बिल्कुल देखिए, इतना चर्चा में रहते हैं। योगी जी की अगर आप कुंडली देखेंगे तो ये एक्वेरियस इनकी राशि आती है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो राहु जो है वो 12वें भाव में स्थित है राशि के अनुसार, और केतु उनके 6ठे भाव में स्थित है। तो 12वां भाव किस चीज का होता है? राहु मैंने आपको क्या बताया था, आपकी अधूरी इच्छा। तो 12वां भाव किस चीज का होता है? एक्सपेंसेस का, इन्वेस्टमेंट्स का, अपने खर्चे करके एक ऐशो आराम वाली जिंदगी में जाने का, मटीरियलिज्म का। और इसको 12वां भाव जो होता है वो आपका शैया सुख भी बताया जाता है कि आप भौतिकता की तरफ जाएं। अब यहां पर चैलेंज क्या है? आपको सक्सेस कैसे मिलेगा, आपको नेम वेम कैसे मिलेगा? अगर आप इसको ओवरकम कर लेंगे। योगी जी का जीवन तो हम सब जानते हैं, वो एकमात्र ऐसे आज के डेट में आपको इतने हाई लेवल पे ऐसे मिनिस्टर जो मेरी नोटिफिकेशन में है आपको नजर आएंगे, जो कि एक सन्यासी के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने शायद कभी भी अपने कपड़े या उन चीजों पे पैसा नहीं खर्चा जिसको आप भौतिकता या मटेरियलिज्म कह सकते हैं। जो नीड्स एंड नेसेसिटीज है पोजीशन की, वो करते होंगे, बट वो ऐसे वाले एक्सपेंसेस कभी नहीं करते हैं। तो यहां पर राहु के चैलेंज को एक्सेप्ट किया, इसलिए उनको जीवन में वो सक्सेस मिल रहा है जो आज वो निभा रहे हैं। अबे जी, मुझे एकदम से याद आया कि अगर पिछले जन्म के जो हमारे कर्म हैं और वही इस जन्म में हम सफल होंगे या असफल होंगे, क्या तरक्की करेंगे, धन कितना रहेगा, सब कुछ वही तय कर रहे हैं। तो मुझे एक नाम याद आता है जो हर कोई बनना चाहेगा, वो है मुकेश अंबानी। तो अगर मैं पूछूं कि आप बता सकते हैं कि मुकेश अंबानी ने कौन से ऐसे कर्म करे थे कि आज जो हिंदुस्तान के इतने बड़े वो उद्योगपति हैं, और वहीं पर उनके छोटे भाई भी हैं अनिल अंबानी, उन्होंने क्या कर्म करे थे कि वो उस कामयाबी को नहीं प्राप्त कर पाए जो मुकेश ने कर ली? तिवारी जी, यहाँ पर ना मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो पहले अनिल अंबानी साहब में ज्यादा आया, क्योंकि उनके जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिले। हाँ, तो जब उनकी पास्ट लाइफ देखी गई या उनकी कुंडली देखी गई तो बड़े फैक्ट सामने आते हैं। अब अगर आपने कभी अनिल अंबानी साहब की कुंडली देखेंगे तो अनिल अंबानी की जो कुंडली आती है वो वृषभ यानी कि टॉरस राशि की कुंडली है, और जो केतु बैठे हैं वो उनके 11वें भाव में बैठे हैं राशि से, और पाइसेस राशि के अंदर बैठे हैं। तो केतु का मतलब क्या होता है कि पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो इस जन्म में आपको उस घर के अंदर झुकना पड़ेगा। यहां पर आपको यह नहीं सोचना कि सिर्फ मैं हूं, मेरी इच्छा, मेरे डिसीजंस, जो मैं बोल रहा हूं मैं ही करता हूं, मैंने ही सब कुछ किया आज तक, मेरे ही डिसीजंस और मेरे ही कर्मों के थ्रू हम उस सक्सेस को लीड करें हैं।
तो यहाँ पर जो ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी पर्सनल डिजायर्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना, वो कहते हैं ना सबको साथ लेके चलो, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें आपकी भी उन्नति होती है। लेकिन 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव होता है कि आपको झुकना है अपनी इच्छाओं के आगे, बहुत बड़ा नहीं सोचना, डोंट रन बिहाइंड मनी। आप छोड़ दीजिए गेन्स को, जस्ट बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनो, सक्सेस विल फॉलो यू। लेकिन अगर आप उल्टा करेंगे कि यार मेरे पास तो मर्सिडीज है, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मुझे तो प्लेन चाहिए, और उसी के पीछे भाग रहे हैं, तो जो समय है वो ऐसी थपेड़ आपको मारेगा कि आप सीधा नीचे गिर जाएंगे। केतु 11वें भाव का मतलब यही होता है, बाउ डाउन अगेंस्ट योर ओन डिजायर्स। अपनी मटीरियलिस्टिक इच्छाओं को छोड़ दीजिए, तभी आपको वो सक्सेस मिलेगा। और केतु तो उनके 12वें नंबर राशि में है, राशि का भी तो क्वालिटी को यहां जोड़िए। राशि का कहती है 12वें नंबर, अध्यात्म की तरफ जाइए। अध्यात्म का मतलब मैं नहीं कह रहा कि सन्यासी बन जाइए, लेकिन ये जो ज्यादा मटीरियलिज्म, ज्यादा दिमाग लगाना, ज्यादा लोन उठा के, चलो भाई हम तो बैंकों के बेसिस पे काम कर रहे हैं, ज्यादा ये कार्य करना, ये हमेशा आपके लिए रीजन ऐसा बनेगा। अनिल अंबानी की पास्ट लाइफ में चलते हैं तिवारी जी। इनकी जब पास्ट लाइफ में देखा तो मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूं। इसके अंदर क्या सामने आया कि ही वॉज अ वेरी हाईली प्रोफाउंड ट्रेडर। ये पिछले जन्म में भी एक बहुत अच्छे ट्रेडर थे और एक बड़ी बेसिक नेसेसिटी का कोई काम करते थे जो लोगों के रोजमर्रा की जीवन में काम आती है। इन्होंने कई सिटीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट किया हुआ था। अच्छा। इतना ज्यादा डिपेंडेंट किया हुआ था कि उस समय में सिर्फ यही सोर्स होते थे। हाँ। ठीक है। हाँ। और वहां पर इन्होंने थोड़ा सा उस समय में सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करी, और लोगों की, पहले जमाने में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल जो सिचुएशन होती थी वो बहुत अच्छी नहीं होती थी। तो ऐसा बताया गया कि इन्होंने सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को बहुत इंक्रीज कर दिए। मैं आपको एक मॉडर्न लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अच्छा। अपने प्रोडक्ट दाम बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा दाम बढ़ा दिए कि हाँ। बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सके। हाँ। इस चक्कर में कई लोगों को अपने पशु पालन को पहले पूजा जाता था, अपने गाय भैंसों को बेचना पड़ गया क्योंकि उनको बेसिक नेसेसिटी की जरूरत थी। इसी में कई ऐसे ब्राह्मण थे जिनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। हालांकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वाया करके। तो उस जन्म में इनको ब्रह्म हत्या का इनडायरेक्ट एक श्राप लगा, एक कर्स लगा। ये इनडायरेक्ट है। हम मॉडर्न लैंग्वेज की बात करते हैं कि चलिए ये इन्होंने पिछले जन्म में किया, जो भी वो लगे, पशुपालन भी इन्होंने बेचा, जो भी कोई प्रॉस्पेक्ट हुआ। इस जन्म में क्या होगा? इस जन्म में भी इन्होंने जन्म लिया। परमात्मा, मैं हमेशा आपको कहता हूं, परमात्मा आपको मौका देते हैं जन्म में कि आइए लिबरेट होइए, आप अपने कर्मों को पूरा कीजिए। इन्होंने एक बहुत ही अच्छे घर में जन्म लिया, एक सुखद परिवार में जन्म लिया, इनको एक बहुत अच्छा व्यवसाय मिला, एक बिजनेस मिला। लेकिन इस जन्म में भी ये वो सेम गलतियां करेंगे जिस वजह से इनके जो हैं वो गाड़ियां, घर, बैंक बैलेंस, जो पिछले जन्म में लोगों का हुआ वो इस जन्म में इनका होगा। अच्छा। और आपको पता है कि ब्रह्म हत्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हो तो वो किस पे वार करती है? आपके नेम पे, आपके प्रतिष्ठा पे, आपकी पगड़ी पे। तिवारी जी, आज पैसा कम बढ़ती हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार इज्जत गिर जाए ना, उसको बनाने में सदियां और तह उम्र लग जाती है। वो आती नहीं है वापस, एक बार इज्जत चली गई तो वापस ये उनके पास से जब तक ये बैलेंस नहीं होगा ये फ्लक्चुएट करते रहेंगे। साहब मेरे से लिख के ले लीजिए आप। अच्छा, वहीं पर बात करें मुकेश जी की, तो मुकेश अंबानी का एकदम उल्टा नज़र आता है। उन्होंने इतने अच्छी तरह से अपने पिता की विरासत को संभाला और आगे बढ़ाया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। तो मुकेश अंबानी ने पिछले जन्म में कौन से ऐसे कर्म करे थे? आपने देखी उनकी कुंडली? बिल्कुल तिवारी जी, जैसे मैंने आपको बोला कि जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं ना, इनकी लाइफ बहुत पब्लिक होती है। हाँ। तो इसलिए इनके पास्ट लाइफ या इनकी कुंडली देखने में आपको एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, आप उससे रिसर्च आपकी बेहतर हो जाती है, आप पता लगा सकते हैं। तो मुकेश अंबानी की जो हमने पास्ट लाइफ देखी उसमें क्या देखा? उसमें ये देखा जी कि ये पिछले जन्म में जो है ये एक केयर टेकर थे, या यूं मान लीजिए एक ट्रैवलर थे जो बच्चों को गुरुकुल लेके जाया करते थे। अगर आप बहुत साल पहले की बात करेंगे तो शहर से दूर गुरुकुल हुआ करते थे और कहीं कहीं दिन तक बच्चे वहीं पढ़ते थे। तो एक गुरुकुल लेके जाया करते थे और इनके इस माध्यम से इन्होंने कहीं बच्चों को मदद करी, हेल्प करी। बहुत गरीब बच्चों को भी इन्होंने हेल्प करी जिससे कि वो एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छे प्रोस्पेक्ट में अपने जीवन को चला सकें। कईयों को तो इन्होंने मुफ्त में भी वो ट्रैवल कराया और अपने खाने का सामान भी साथ दिया। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा ये जो व्याख्या कथा इनकी नक्षत्र के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। लेकिन यहीं पर ही इनके मन में थोड़ा सा लालच आया। जब इनका खुद का पुत्र हुआ तो इन्होंने उसे थोड़ा सा फेवर करते हुए कुछ दिन के लिए ये सेवा बंद कर दी
और उसको कहीं दूर, बहुत दूर किसी बड़े प्रसिद्ध ऋषि, आज के मॉडर्न लैंग्वेज में अगर आप समझे तो बेस्ट स्कूल ऑफ दिस सिटी, उसमें जाने के लिए ये ट्रैवल पे निकल पड़े। और इनके कारण कई ऐसे बच्चे थे जिनका वो रेगुलरिटी टूट गई। और ब्राह्मण जो थे ना वो बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, और उस जमाने में तो ऋषि मुनि हमारे और ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते थे, और उन्होंने उन बच्चों की एजुकेशन को पढ़ाने से फर्दर मना कर दिया, जिसका कारण ये बने क्योंकि उनके पास कोई माध्यम नहीं था, कोई मीन्स नहीं था जिससे वो अपने गुरुकुल पहुंच सके। और ये कई महीनों के लिए उसको ले गए थे अपने बेटे को एक बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कराने के लिए। तो इस जन्म में इनको इनके अच्छे पुण्यों के बहुत अच्छा जीवन मिला, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऑन द अकाउंट ऑफ किड्स, बच्चे, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। अच्छा। आज भी जो लोग इनके नजदीकी होंगे वो 100% ये बात जानते होंगे कि अगर मुकेश जी को कुछ भी चिंता या कोई भी टेंशन या कोई भी स्ट्रेस इनके माइंड में होता है तो वो प्रोफेशन से ज्यादा इनके पर्सनल और इनके बच्चों वाला एरिया ज्यादा रहेगा। बच्चों से जो आपने बात करी, तो बच्चों से क्या मतलब रिलेशनशिप को लेके कुछ इश्यूज रहेंगे या? देखिए, कोई ना कोई टेंशन बच्चों के रिलेशन पे, या तो उनके फ्यूचर को लेके, क्या वो उस लेवल का सक्सेस, नेम, या उनकी जो फैमिली की एक प्रथा चल रही है उसको उतना ही बढ़ा पाएंगे क्या, या फिर एक टेंशन होती है कि भाई उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी क्या, या किसी एक आध के साथ थोड़ा सा विचार भेद, ओपिनियन डिफरेंसेस भी बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा अभय जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे। कुछ लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, कई बार वो बहुत अप में जाएंगे, फिर डाउन आएंगे, फिर अप में जाएंगे। अब आप जो बता रहे हैं कि हाँ, आपने जो कुंडली देखी राहु केतु के हिसाब से, और उस हिसाब से आपने कहा कि इस जीवन में इनको ये दिक्कतें आएंगी या ये काम कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पल लेके पूछता हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी धुरंधर, और बहुत सुपर हिट रही, अभी उसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। अचानक से अक्षय खन्ना इतना पॉपुलर हो गए। अगर मैं अक्षय खन्ना के बारे में आपसे पूछूं, क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं? तिवारी जी, अक्षय खन्ना जो है वो कन्या राशि के हैं, ठीक है, और इनकी कुंडली में जो राहु हैं वो इनके राशि से तीसरे भाव में, और केतु जो है वो नवम भाव में स्थित है, यानी कि चंद्रमा से। ऐसे में अगर आप इनकी कुंडली का पूरा वर्णन करेंगे, इनकी पास्ट लाइफ देखेंगे, इनकी कुंडली को देखेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इनके ऊपर ना एक इमोशनल कर्स है। अच्छा। यानी कि इन्होंने किसी जन्म में, टू कट इट शॉर्ट, किसी जन्म में कोई धर्म को अपोज किया था, या जिस धर्म में इनका जन्म हुआ इन्होंने उसके विरुद्ध जाके कोई एक्टिविटीज करी और एक नया कल्चर देने की कोशिश करी थी, जिसमें ये उस समय भी कामयाब नहीं हुए थे। तो इस जन्म में ये कहाँ सफर करेंगे? आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। अगर आप थोड़ी सी अक्षय खन्ना की जीवनी पढ़ेंगे या उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि इनकी एक्टिंग में तो शुरू से ही दम है, लेकिन आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स इनके कोई ऐसा इमोशनल सेटबैक लग जाता है कि ये खुद ही आउटलाइन हो जाते हैं, ये खुद ही गायब हो जाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो इनके ऊपर वो वाला एक जो वेरिएशन है वो चल रहा है। साथ में जब एक धर्म क्या होता है, धर्म हम सबके, हमारे जज्बे में है, हमारे इमोशंस हैं। रिलीजियस जो आपकी डीड्स होती हैं वो हमारे इमोशंस के अंदर होता है। तो ऐसे ही इनको जब ये उम्मीद छोड़ देंगे, जब इनको लगेगा कि मेरा जीवन में कुछ नहीं हो सकता, उसी समय में इनको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जब ये उम्मीद छोड़ देंगे उसी समय में इनको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस समय में ये उम्मीद बहुत ज्यादा कर रहे होंगे उस समय तो इनके इमोशंस टूटने हैं ना। उस समय में तो अगर इनके इमोशंस कह रहे हैं कि यू विल गेट सक्सेस, ही विल नॉट। और जब इनको लगेगा कि अब मैं बेकार हो गया, अब मैं किसी काम ना धाम का हूं, या मेरी एज बढ़ रही है, इंडस्ट्री को मेरे जैसे इंसान की जरूरत नहीं है, उसी समय में इन्हें सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इनकी लाइफ में वेरिएशन रहेगी। एक प्रेडिक्शन की और ले लीजिए, इनको जितना फेम 2025 नवंबर दिसंबर में मिला है, हालांकि इनकी जो फिल्म आई है उसका टोटल 8 पे आता है। अच्छा। और इनकी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इनकी जब इनके कमबैक्स हुए हैं या अचानक से इन्होंने कोई बहुत बड़े हिट्स दिए हैं, तो वो पिक्चर जो है या तो उसका टोटल लैंड अप करेगा 4 पे या 8 पे, छावा 4 पे करता है। तो ऐसे ही करेगा, और हम 4 और 8 से डर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम किसी एक नंबर से डरे। तो ये मैंने एक बीच में आपको एक डिस्क्रिप्शन दी कि जो मैंने इनकी हिस्ट्री देखी। आगे की इनकी एक प्रेडिक्शन ले लीजिए, अक्षय खन्ना को जितना नाम 2025 में मिला है, इस बेसिस पे इन्हें कई साल तक बिजनेस और काम तो मिलेगा, लेकिन दोबारा से ये वाला नाम रीच करना मुश्किल है। अच्छा,
हाँ, ये जिस मुकाम पे पहुंच गए हैं 25 में इस मुकाम में तो इन्होंने बॉलीवुड के अंदर एक नई जान डाल दी है। यंगस्टर जिनको लग रहा था कि बॉलीवुड लगभग समाप्ति पे है, हाँ। कि उनके कोई ना कोई कोलैबोरेशंस करने की जरूरत पड़ रही है, इन्होंने एक नया जोश दे दिया है कि यू कैन डू इट ऑन योर ओन। इससे पहले जो छावा मूवी आई थी उसमें भी बड़ा अच्छा रोल किया था। रोल बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें उतना नाम नहीं हुआ था तिवारी जी हाँ। जितना धुरंधर में हुआ। धुरंधर में तो शायद मूवी से पहले आप अक्षय खन्ना जी का नाम लेते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये वाला फेम से इनको बिजनेस तो बहुत मिलेगा, 3-4 साल खूब चर्चा में रहेंगे, नजर भी आते रहेंगे, लेकिन ऐसे वाला नाम अब दोबारा नहीं बनेगा। क्यों? इमोशंस में आ गया। हाँ, अच्छा। मुझे सक्सेस मिलेगी, हाँ। अब उतनी नहीं मिलेगी, तभी तो इमोशनल सेटबैक लेंगे, वो लगते रहेंगे जब तक ये कार्मिक डेट बैलेंस नहीं होगा, ये लगते रहेंगे। चलिए अभय जी, आते हैं हम लोग मुद्दे पे जिस पे पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं। पहले आप तो वो बताइए कि आप कैसे बताते हैं, कुंडली देख के आप कैसे बता देते हैं पिछले जन्म में कौन क्या था? तो देखिए तिवारी साहब, ऐसा है कि हर एक ग्रह किसी न किसी एक नक्षत्र में होता है। उस ठीक। नक्षत्र के अनुसार उसकी एक ना एक कथा या एक हमें उसका व्याख्या मिलता है, एक स्टोरी मिलती है जो उसने पिछले जन्म में किया, जिस वजह से वो इस जन्म में जो है वो सफर कर रहा है। दूर क्या जाना, छोड़ दीजिए आप, इतना आगे डिटेल्ड कॉन्क्रीट में नहीं जाते हैं, सिंपल सा काम कर लीजिए। हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में जहां पर भी राहु स्थित होते हैं जिस घर में, उसके प्रति जो है हमारे को अपने कर्मों को सुधारना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, तभी हम लिबरेट होंगे, तभी हम अपनी परेशानियों से बाहर आएंगे, नहीं तो हम तह जीवन परेशान ही रहेंगे। अच्छा। राहु क्या है? राहु हमारी वो अधूरी इच्छा है जो पिछले जन्म में हमारी पूरी होने से पहले ही हम डिपार्ट हो गए टुवर्ड्स द हेवनली बॉडी। तो इस जन्म में हम उसको लेके आते हैं एडिक्शन के थ्रू, क्रेविंग्स के थ्रू। उस घर के प्रति हमारे को एक अलग सा खिंचाव होगा, एक अलग सी ऑब्सेशन, फतूर, एक अलग सी भूख होगी। और सत्य यह है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि जिस चीज की आपको भूख और हंगर है वो मटेरियलिज्म है। क्या वो एक्चुअल में आपको खुशी दे रहा है? प्रश्न यहां आता है। वो देगा नहीं आपको खुशी, लेकिन आप अपना पूरा जीवन उसमें निकाल देंगे और खुश नहीं रहेंगे, सफर करते रहेंगे जब तक आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उदाहरण दूं एक छोटा सा जी। मान लीजिए किसी की भी कुंडली में राहु जो है वो दूसरे भाव में, दूसरा भाव किस चीज का होता है? बड़ा बेसिक्स है। दूसरा भाव आपकी स्पीच का होता है, आपके खाने का होता है। तो ऐसा जातक जो होता है वो बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, किसी भी एक टॉपिक को इतना ज्यादा खींचता है, अपनी इतनी एनर्जी लगा देता है, तब भी सामने वाला कन्विंस नहीं होता, हाथ जोड़ता है कि माफ कर भाई, मुझे तेरे साथ डिबेट नहीं करनी है। लेकिन उसको लगता है कि मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया। ऐसे ही इन लोगों का जो एक इंटरेस्ट होता है ना, वो टेस्ट बड्स की तरफ बहुत ज्यादा होता है। इनको खाने पीने का बहुत शौक होता है, रोज प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि आज हमें मसालेदार बाहर का खाना नहीं खाना, लेकिन रात आते तक ये ऑर्डर कर रहे होंगे। तो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज? चैलेंज इज सात्विक खाना खाओ, कम बोलो, डोंट प्रूव एनीवन एनीथिंग। जब आप ये करना शुरू कर देते हो, आपकी लाइफ की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इनको परेशानी आती क्या है? ये तह जीवन बिजनेस और पैसों के पीछे भागते रहते हैं, बट ये कभी भी उस लेवल को क्लेम नहीं कर पाते हैं जो इनको संतुष्टि दे सके, जो इनको खुशी दे सके। कभी नहीं मिलेगा। दे विल कीप ऑन सफरिंग। इनके फाइनेंसेस फ्लक्चुएट करते रहेंगे। ये वो लोग हैं जो 6 महीने बोलेंगे हमारे पास बहुत पैसा है, हम मोबाइल, गाड़ी सब कुछ लेके आ रहे हैं, और नेक्स्ट 6 महीने बोलेंगे भाई लोन दिलवा दे, हमारा तो क्रेडिट रिकॉर्ड खराब हो गया। अच्छा, लेकिन इसमें पिछला जन्म कहाँ था? राहु जो होते हैं वो आपको बताते हैं आपकी अधूरी इच्छा जो आप पिछले जन्म से लेके आ रहे हैं। ठीक है। और जो केतु बिल्कुल उसके ऑपोजिट होते हैं, वो बताते हैं कि पिछले जन्म में आपने किस चीज को केयरलेसली किया, जिस वजह से आपको इस जीवन में झुकना है। आपको नक्षत्र पे जाना या बड़ी टेक्निकल नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ बेसिक्स, आजकल तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप सिर्फ इतना देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर केतु और राहु कहाँ प्लेस्ड है। सिर्फ 2 ग्रह बोल रहा हूं बस, और आप उससे ये देखिए कि आपकी कुंडली में केतु किस घर में प्लेस्ड है, उस घर की क्वालिटीज क्या है। अच्छा, मान लीजिए किसी का केतु जो है, हमने सेकंड हाउस का एक वो लिया, तो सेकंड हाउस को केतु ले लेते हैं। ऐसे जातक जिनका भी केतु सेकंड हाउस में, उसने पिछले जन्म में अपने फाइनेंसेस का दुरुपयोग किया। पैसे वाला था लेकिन बहुत केयरलेस अप्रोच लगाई, उसकी फैमिली से उसको बहुत प्यार मिला लेकिन उसने केयर नहीं करी। अच्छा, उसने उनको पिछले जन्म में ध्यान नहीं दिया। इस जन्म में क्या होगा? इस जन्म के अंदर ऐसा जातक जरूर अपनी इन्वेस्टमेंट को खराब करेगा ही करेगा। ऐसे जातक को पैसा कमाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे जातक की फैमिली उससे प्यार बहुत करेगी लेकिन सपोर्ट नहीं करेगी।
अच्छा। क्यों नहीं करेगी? हाँ। क्योंकि पिछले जन्म के अंदर हाँ। उन्होंने जो है वो उस चीज को इग्नोर किया। अब चलते हैं थोड़ा सा डीप कि पिछले जन्म का एग्जैक्टली हम इसको डिकोड कैसे कर सकते हैं कि हम थे क्या, हमने क्या किया जिस वजह से वो इंसान हमारे जीवन में आया जिसलिए हम सफर कर रहे हैं। तो मैं आपको एक किस्सा और सुनाता हूं। मेरे पास एक जातक आए और मैंने उनको सीधा बोला कि आप अपने जीवन में लव मैरिज करोगे और सफर करोगे ही करोगे। तो उन्होंने बोला सर लव मैरिज तो हो गई, सफर भी कर रहा हूं, क्यों? इसका आंसर दीजिए। अब सुनिएगा, जब हमने उनकी पास्ट लाइफ को देखा तो क्या समझ में आया, अपने पिछले जन्म के अंदर, और ये ऑथेंटिक है, क्यों सफर कर रहे हैं उसका उदाहरण आपको यहां पर बिल्कुल बहुत संक्षेप में मिलने वाला है। पिछले जन्म के अंदर वो जो थे वो एक फील्ड वर्कर थे, जो एक किसान की फील्ड में काम करते हैं। वो एक फील्ड वर्कर थे, शादीशुदा थे, उनका एक परिवार था और उनको प्रेम हो जाता है जमींदार की बेटी के साथ जो कि बहुत साहूकार थी। अच्छा। और वो पैसों के लालच के अंदर उस लड़की के साथ रहना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके साथ शादी कर लेते हैं। ओके। और अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं। अच्छा, शादीशुदा थे और फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। करेक्ट। उसी के साथ रहना शुरू हो जाते हैं और पैसों के लिए एक बड़ा कंफर्टेबल जीवन जीते हैं और धीरे ग्रेजुअली लेफ्ट फॉर द हेवनली बॉडी। इस जन्म के अंदर इनकी लव मैरिज होगी और उन्होंने अग्री किया कि अभय जी मेरी लव मैरिज हुई। हाँ। मेरे फाइनेंशियल स्टेटस से लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत नीचे है। हाँ। बहुत ज्यादा नीचे है। हाँ। और उसके बावजूद भी शादी के 6 महीने बाद, मैं नहीं जानता क्या हुआ है, उसने डिवोर्स फाइल कर दिया और मेरी प्रॉपर्टी का 50% क्लेम कर रही है आज की डेट में। और मुझे नहीं पता है, शायद वो मेरे से प्यार कभी करती नहीं थी। उन्होंने डिटेक्टिव तक लगा दिया और उनको यह समझ में आई शी इज गोइंग थ्रू एन अफेयर फ्रॉम पास्ट 19 ईयर्स। ओह माय गॉड। और इनके साथ शादी कर ली, 3 साल का अफेयर था। तो वही थी पिछले जन्म में जो एग्जैक्टली जिनको उन्होंने छोड़ा था। हाँ। वो इस जन्म में उनकी लाइफ में आई और उन्होंने ये किया। अच्छा, वो वाइफ थी पिछले जन्म की। बिल्कुल। तो या तो आप इसको पहले जान लीजिए। हाँ। जब बहुत बार मैं अपने किसी क्लाइंट से बात करता हूं ना, तो मैं उनको ये बात बहुत बार बोलता हूं कि मैंने आपको ये वाक्य बताया और आपके साथ ये हो रहा है तो आप मेरी बात सुन रहे हैं। यही अगर मैं आपको 2019 में बोलता, मैंने उन्हें भी ये बात बोली, मैंने कहा अगर मैं यही बात आपको 2019 में बोलता आप तो मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल देते। बोला छोड़ो यार, बढ़िया जीवन चल रहा है, शादी का पहला महीना है मेरा, बहुत बढ़िया चल रहा है, शादी होने वाली है, और ये मुझे ऐसा बोलते चले जा रहे हैं। इनको तो ब्लॉक में डाले, इन्हें कुछ नहीं आता। क्योंकि आज आप सफर कर रहे हैं इसलिए आप ये बोल रहे हैं। तो पेंडिंग कर्मा की थ्योरी होती है कि अपने पिछले जन्म को जानिए, उस कर्म को करेक्ट कीजिए, आपको वो जीवन मिला है, उसको उस पे ट्रस्ट और विश्वास बनाने के लिए आप पहले अपने राहु केतु को पकड़ लीजिए। उससे आपको समझ में आएगी कि आप लाइफ में सफर क्यों कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं, किस चीज से आपको अपने ध्यान को हटाना है। आप खिंच रहे हैं लेकिन आपको जाना नहीं है, और फिर आप अपने कर्म को करेक्ट कीजिए। आप आज से 80वें जन्म पहले आप एक कबूतर थे जिसने किसी के घोंसले के अंडों को तोड़ दिया। इससे आपको क्या मिल रहा है? इससे क्या आप इसकी ऑथेंटिसिटी को गवर्न कर सकते हैं? नहीं। या आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप कबूतर थे, आपने ऐसा किया, तो इस जन्म में क्या आपको सफरिंग्स मिलेंगी? क्या आपको घर नहीं मिलेगा या आपको बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी? शायद आप कुछ भी डिकोड नहीं कर पाएंगे। बेवकूफी भरी बात है ये। हाँ, अगर आपने किस्से कहानियों में जाना है, आपको अच्छा लगता है सुनना कि मैं पिछले जन्म में एक राजा था, या पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा ऋषि था, मैं बड़ा मेडिटेट करता था इसलिए मैं इस जन्म में मेडिटेट कर रहा हूं, तो आप बेशक पिछले जन्म में जाइए। पिछले जन्म में जाना पॉसिबल है, शास्त्रार्थ है, यस, बट जातक स्वयं जा सकता है। उसके लिए उसको बहुत घंघोर योग निद्रा में जाना पड़ता है, उसके लिए उसको बहुत हाईली योगिक एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। और अगर आप किसी और को लेके जा रहे हो तो सोचिए आपके अपने ऑरा को कितना गुना आपको आगे करना पड़ेगा। यहाँ तो छोटा सा कुछ होता नहीं है तो आपको नजर लग जाती है, या आपके ऊपर आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा दिया। इतने कमजोर माइंडसेट वालों को आप कहाँ लेके जा रहे हैं पिछले जन्म में? बिल्कुल। आपने जो मोटा मोटा बताया वो मुझे ये समझ में आया कि राहु और केतु की जो आपकी स्थिति है कुंडली में, उसके आधार पे आप बता सकते हैं कि पिछले जन्म में आपने क्या क्या कर्म करे हैं और उसका इस जीवन में क्या असर आ रहा है, और फिर आप उसको सही करने के उपाय भी बताते होंगे। चलिए, जहाँ इतने नामों पे चर्चा हुई वहाँ पर एक लास्ट नाम और मैं ले लेता हूँ, और अभी अभी मेरे दिमाग में आया। एक यंग पॉलिटिशियन कहते हैं उनको, हालांकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उनका नाम है राहुल गांधी। बहुत मेहनत करी उन्होंने, बहुत कोशिश भी करी, और ऐसे परिवार में जन्म हुए जहाँ पे मान के चलते हैं ये राजा का परिवार है। उसके बावजूद वो राजनीति में इतने सफल नहीं हुए। प्रधानमंत्री इस जीवन में बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है उनके ऊपर।
अगर मैं आपसे पूछूं, क्या राहुल गांधी की जन्म कुंडली देखकर आप बता सकते हैं कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म ऐसे करे थे कि उनको इस जन्म में सफलता नहीं मिली या वो राजा का राज सिंहासन नहीं प्राप्त कर सके? तिवारी जी, राहुल गांधी एकमात्र ऐसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च हैं जिसमें सारे के सारे ज्योतिष जो हैं वो एक कॉमन बात बोलते हैं। एकमात्र ये ऐसी जगह है जहां पर सारी की सारी ज्योतिष गणना जो है वो एक हो जाती है। यहां पर एस्ट्रोलॉजर्स की एकता नजर आती है। तो मैं तो इनको बहुत पॉजिटिव वे में देखता हूं कि ये एस्ट्रोलॉजर्स की एकता के प्रतीक है, क्योंकि हर कोई आपको यही मिलेगा बोलता हुआ कि इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री का योग नहीं है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है, जिनके कई जो मिनिस्टर्स हैं जो अलग अलग लेवल पे अध्यक्ष काम कर रहे हैं, कई अपने स्पेसिफिक एरिया में बड़े चर्चा में भी रहते हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, बट क्योंकि आपका कैप्टन जो है उसकी कुंडली कमजोर है, उस चक्कर में आप भी कभी पावर में नहीं, आपकी टीम कभी जीतती नहीं है। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो मुझे ये समझ में नहीं आती है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सारी ज्योतिष गणना एक ही बात बोलती है, फिर भी कांग्रेस पार्टी इन्हें क्यों वो कैप्टनसी की पोजीशन से हटाती नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और दूसरी बात है कि जी इनकी पर्सनल कुंडली की तो बाद पे आएंगे, बट अगर आप इनकी लीनेज, इनकी फैमिली देखेंगे तो इनकी हिस्ट्री पे एक लीनेज कर्स है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आप देखेंगे तो इनके घर के जो बच्चे हैं या तो वो फेम उस लेवल का लेंगे कि उन्हें कोई पोजीशन मिले, प्रधानमंत्री की योग्यता पे जाएंगे, या वो अपने जिंदगी लाइफ को जी ले, या वो उस कुर्सी पे बैठ जाए। दोनों में से कुछ एक मिलेगा इन्हें। अगर इन्हें वो पोजीशन मिल गई तो उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो जाएगा और सडन हो जाएगा, अल्प आयु हो जाएगी। और अगर उन्हें वो पोजीशन नहीं मिल रही है तो वो ऐसे अपने जीवन को जिएंगे जैसे राहुल गांधी जी रहे हैं। तो यहां पर आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने इनकी कुंडली देखी और इनकी कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि इनको अपने जीवन में बेहतरीन आराम से काम करना चाहिए। सुबह जिम जाएं, अपने योगा करें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, पैसों की इनको कभी तंगी आएगी नहीं, बस मस्त जीवन जिए। अब जिस विषय में ये अपने कर्म कर रहे हैं वहां इनको फल नहीं मिल सकता है, वहां इन्हें फल मिल ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो शायद ये एक सब्जेक्ट का विषय है ही नहीं। चलिए, बहुत सी बातें हो गई आज, और जो पास्ट लाइफ था उसको लेके इन्होंने पूरा रुख बदल दिया है। अभय जी ने ये कुंडली देख के बता रहे हैं और प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। आपकी इतनी प्रिडिक्शंस रही। अब मैं लास्ट में आ जाता हूं, अगर आप कुछ उपाय बता दें कि अगर कुछ दोष हैं कुंडली में, और उस आधार पर कुछ अगर आप उपाय बता दें जिनको करने से लोग अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तिवारी जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत बड़ा मिथ चलता है कि यार किसी ने कुछ किया कराया क्या हमारे ऊपर, हमारा जीवन क्यों रुक गया है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर किसी टाइप का कोई नजर दोष या किसी ने कोई ऐसा कुछ तो नहीं कर रखा जिससे आपका जीवन फ्लक्चुएट कर रहा है या आपके जीवन में स्थिरता आ गई है। तो ऐसी कोई इवेंट्स जिसको आपको सिर्फ नोटिस करना है, इससे आप खुद से बता सकते हैं कि आपके ऊपर कोई नजर का या किसी का कुछ किया करा है। अगर आप अचानक से बहुत ज्यादा बुरे सपने फ्रीक्वेंटली देखना शुरू हो गए हैं, आपके जो जीवित लव्ड वंस हैं उनकी आप मृत्यु देखते हैं सपनों में बार बार, आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, बार बार एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, बैठे बैठे में घबराहट सी फील हो रही है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है, आत्मविश्वास ही नहीं है कुछ करने का, बार बार डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं, निकल कुछ नहीं रहा लेकिन फिर भी कुछ महसूस होता है जिससे आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपने घर में एंटर होते हैं और आपका सर भारी होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी अनईजी फील करती है, ये सारे लक्षण वो है कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हैं। अच्छा, तो यहां पे आपको अपने आप को डिटॉक्स करना है। और डिटॉक्स कैसे करना है, सिर्फ 3 मिनट का उपाय दे रहा हूं तिवारी जी। मैं ये बात गारंटी से बोल रहा हूं, जिसने ये 3 मिनट का उपाय कर लिया 21 दिन, वो अपने सारे एक्शंस को सक्सेस में बदलेगा, ये मेरी गारंटी। आप कमेंट सेशन में जरूर लिख के बताइए। आप भी कीजिएगा तिवारी जी, और जरूर मुझे बताइएगा कि किसने आपको आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आए। करना क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज है। रोज आप बड़ा देखेंगे कि कॉपी पेस्ट का कल्चर चल रहा है। सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। तो क्या ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हर किसी के जीवन में परिवर्तन आया, या आप सिर्फ एक टाइम स्टैम्प को पकड़ के लेके आ रहे हैं कि भाई हम तो उठ रहे हैं? तो क्या करना है हमें, 3 मिनट का उपाय, अपने जीवन को बदलें और सक्सेसफुल बना लें। ठीक है, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें, बट अपने आप को शून्य करें पहले। यानी कि सुबह उठते ही आप सीधा मोबाइल फोन या अपने लास्ट डे के स्ट्रेस को अपने माइंड में नहीं रखेंगे। और वो कैसे समझ में आता है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, अरे यार 3:40 पे उठना था, 3:55 हो गए, यू रश, आपके अंदर घबराहट पैदा हो जाती है,
आप वो कॉस्मिक एनर्जी को फील ही नहीं कर रहे हैं। किस बात की घबराहट है? सहजता से, कोई बात नहीं, आप 4 बजे भी उठ जाए चलेगा, लेकिन आप पहला 1 मिनट अपने आप को मूव नहीं करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। अपनी टो से हेड यानी कि क्राउन चक्रा तक अपनी चेतना को महसूस कीजिए। दूसरा मिनट आप आपको शिफ्ट कीजिए टूवर्ड्स योर ब्रेथ। उस समय में आपकी इंगला और एड़ा नाड़ी, उस समय में आपकी एड़ा और पिंगला नाड़ी जो होती हैं वो अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कर रही होती हैं। तो आपको कुछ योग नहीं करना, कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं करना कि मुझे सूर्य या चंद्र नाड़ी किसको डोमिनेट कराना है, कुछ नहीं करना है। बस महसूस कीजिए परमात्मा का ये अद्भुत मैकेनिज्म। आपकी सांसें आपको जीवित रखनी है। यू हैव गॉट वन अनदर डे। आप मृत से दोबारा जीवित हुए हैं। यू कैन चेंज द वर्ल्ड, क्योंकि आप हैं। और थर्ड लास्ट द मेन, इसमें क्या करना है? अब आपका शरीर शांत है, आपकी सांसें लय में है, रिदम में है। अब आप कीजिए मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टेशन में एक गलती कभी मत कीजिएगा। आपने ये नहीं करना है कि हे परमात्मा मुझे पैसा दे दे, हे भगवान मेरी डिजीज ठीक कर दे। ये तो आप अपनी कमजोरी जाहिर कर रहे हैं, आपके अंदर की गरीबी बाहर निकल रही है। आप मैनिफेस्ट क्या करेंगे? मैं तंदुरुस्त हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। और उस समय में आप बंद आंखों से जब उसको इमेजिन करेंगे, 21 दिन कर लीजिए, आपके एक्शन ऐसे सक्सेस में बदलेंगे कि खुली आंखों से भी आप सेम सपना देखेंगे। तिवारी जी, छोटी छोटी चीजें जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, बस हमें उसको फॉलो अच्छे से करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको पता है आज की डेट में मैं ऐसा देखता हूं, मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं सेपरेशन डिवोर्सेस के। जानते हैं ये इतने ज्यादा बढ़ क्यों गए हैं? क्योंकि तिवारी जी हम बेसिक्स से हट गए हैं। शादी के समय पे पहली चीज क्या होती है? आपके कार्ड प्रिंट होते हैं। आपको अपनी शादी का पहला कार्ड भगवान गणेश को देना चाहिए। दूसरा जो कार्ड है वो आप अर्पित करेंगे भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी को। तीसरा कार्ड बजरंग बली को, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और चौथा अपने नानी हाउस को दीजिए। ये बेसिक्स हैं, हमारी परंपरा है, हमारे रिचुअल्स हैं। इसको अपनी मॉडर्न अप्रोच के थ्रू, अपने कन्वीनियंस के थ्रू इसको मॉडिफाई मत कीजिए कि अब थोड़ी ये सब चीजें चलती हैं, हम तो मॉडिफाई हो गए हैं। और उसके बाद लड़की की जब भी शादी करें, उसकी विदाई कभी भी होटल से नहीं होनी चाहिए, माता पिता के घर से ही होनी चाहिए। छोटी छोटी सी चीजें करके देखें, आपका जीवन कितना सुखद रहता है। इतने सारे लोग यही नहीं जानते हैं। उपाय के नाम पे चल क्या रहे तिवारी जी? आपने किसी रील में देख लिया, किसी वीडियो में देख लिया, अरे 2026 आ रहा है, बनाना बांटिए। आप एवरी ट्यूसडे और थर्सडे केले बांटना शुरू कर दीजिए, आपका धन धान्य बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपको जीवन में बहुत पैसा मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ है, आप पैसा बोल दीजिए, आपकी रेमेडी चल जाएगी। लेकिन आप जानते हैं बात कि आप एक बार बनाना किसी को दे रहे हैं या आपने बनाना का कोई किसी का दान कर दिया, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप इसको हैबिट बना लेते हैं, मैं हर किसी को कहूंगा कि प्लीज कोई भी ऐसी रेमेडी जो कि दान की हो, दक्षिणा की हो, रेगुलरिटी की हो, वो बिना अपनी कुंडली का अध्ययन करें ना करें। क्योंकि अगर आप रेगुलर इसको कर रहे हैं, आप हर ट्यूसडे थर्सडे बांटते चले जा रहे हैं और आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है योग कारक ग्रह हैं, तो ये आपको बहुत तकलीफ देने वाला है। तो मतलब कहने का आशय ये है कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना खाएं। सिंपल सी बात है तिवारी जी। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूं, सारे के सारे डॉक्टर बंद हो जाने चाहिए। केमिस्ट तो खुले हुए हैं, तो आप डॉक्टर पे क्यों जाते हैं? आप केमिस्ट से दवाई ले लीजिए। रेमेडी का ऐसा चरण चल रहा है कि रेमेडीज ही मार्केट में मिल रही है। मुझे लगता है कि आप पहले उसका अध्ययन तो कीजिए। डॉक्टर की तो आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, आप केमिस्ट पे जाते हैं, दवाई उठा लेते हैं। क्या शरीर से खिलवाड़ करते हैं? नहीं करते हैं। तो आप जिंदगी से क्यों कर रहे हैं? बेसिक्स तो पता होने चाहिए। संडे के दिन आप माता तुलसी को जल नहीं डाल सकते हैं, उन्हें छू भी नहीं सकते हैं। आधे से ज्यादा लोग ये जानते ही नहीं होंगे बात। बिल्कुल। चलिए, इस पॉडकास्ट में आज तो बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिली, समझने को मिली। मैंने बहुत से पॉडकास्ट करे हैं एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में, लेकिन ये पॉडकास्ट कुछ हटके था। अगर आपको भी कुछ नई जानकारी मिली, हमारा एपिसोड पसंद आया, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट में हमें पूछ सकते हैं और हम उसके जवाब अभय खन्ना जी से लेकर आप तक पहुंचा देंगे। तिवारी जी टॉक शो का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये भी ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।